अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सैरवी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। हंगामा है क्यों बरपा जनाब, ये वाली गज़ल तो आपने यकीनी तौर पर सुनी होगी। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो हंगामा है क्यों बरपा, और वो भी अचानक, ये वाला सीन अब हमें दोबारा मंजर आम पर आता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये जो हंगामा है इसकी शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि उनको किसी भी फरिश्तों की तरफ से कोई ऐसी सुनगुन मिल गई है, कोई ऐसी उनको चूहा रिपोर्ट मिल गई है जिसने उनको ना सिर्फ एक मर्तबा फिर खम ठोंक कर मैदान में आने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि प्रीएम्प्टिवली माहौल को क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि जनाब ऐदगी अगर ताड़ी लड़ाई होगी ना तो हम तुरुआंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मर्तबा फिर पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि यह पैगाम भी दिया है कि जनाब अगर हमने अदालतों के फैसलों को रिव्यू करना शुरू कर दिया तो फिर तमाम के तमाम फैसले पार्लियामेंट में ही आएंगे और पार्लियामेंट में उन अदालती फैसलों का फैसला किया जाएगा जिनके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। और यह पैगाम खासतौर पर उस मौके पर जब जस्टिस यहिया अफरीदी ने चार्ज लिया है और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने अपने मोमेंटम को बिल्ड ही नहीं किया, उससे पहले अगर ये वाले सीन को क्रिएट किया जाए तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे एक नए लड़ाई की तैयारियां की जा रही हैं। कैसे और क्यों, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक और लड़ाई की बुनियाद जो है वो भी डलती हुई महसूस हो रही है। और उस लड़ाई के अंदर इस मर्तबा जो बरसरे पैकार होंगे वो मौजूदा हलीफ, माजी के हरीफ और मुस्तकबिल में एक दूसरे के दोबारा हरीफ यानी JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना से डीजल के नारे जनाब एक मर्तबा फिर बुलंद होने जा रहे हैं। वो नारे जो पहले डीजल डीजल के लगते थे, उसके बाद मौलाना मौलाना की आवाज़ें लगना शुरू हो गई और मौलाना साहब की इमामत के अंदर नमाजें अदा करना शुरू हो गई। और अब जनाब ये दोबारा कन्वर्जन हो रही है मौलाना से डीजल की तरफ। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर रहनुमा ने इस बात का सबूत दिया है कि वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे और अपने मुर्शद यानी इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल की सियासी तरबियत के ऐन मुताबिक हर उस शख्स को डंग मारेंगे, हर एक शख्स को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे जिसने उनको किसी न किसी मौके पर फायदा दिया हो। और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फलसफे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के सेक्रेटरी जनरल भी लगे हुए हैं। और इस वक्त वो इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं। इमरान खान साहब के करीब होने की वजह से वो इस वक्त कुछ ऐसे जो है ना वो प्रेसिडेंट्स भी सेट कर रहे हैं जो उससे पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आए। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक है। जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इस बात का जो है वो इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अलग और JUI की सियासत अलग होगी। ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इशारा दिया है बल्कि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इस बात का भी जिक्र किया है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ इसलिए इंगेज किया था कि वो 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बने। हमने मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू इस वजह से नहीं की थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हक में जाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वोट देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि तरमीम ना हो। और उसके साथ जनाब सलमान अकरम राजा साहब का ये भी कहना था कि अब मौलाना फजलुर रहमान आगे क्या रवैया अपनाएंगे ये हम नहीं जानते। मौलाना फजलुर रहमान दा रस्ता ओ जे ते साडा रस्ता ए जे। अब ये जो बात जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने की है ये इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी फिलॉसफी के ऐन मुताबिक है। और अभी रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी इलेक्शंस का जो राउंड आया था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मर्तबा पे कम से कम अपनी पॉलिसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से रिविजिट करने पर भी मजबूर कर दिया। और उसके साथ साथ JUI को भी इस बात के मशवरे मिलने शुरू हो गए कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते को अलग करें, अदरवाइज अगले इंतखाबात के लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ने वोट देने हैं और ना ही जमीयत उलमाए इस्लाम को वोट मिलने हैं। ये जो 17 अजला थे इनके इंतखाबी नताइज इस हद तक
चौंका देने वाले थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का वाज़ेह तौर पर खुद उनके ग्रास रूट लेवल पर मौजूद लोगों की तरफ से फीडबैक मिला कि जनाब मौलाना साहब के साथ जिस हद तक आप आगे आ चुके थे इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। और जनाब सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब से रास्ते जुदा करने की बुनियाद बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी बखूबी अंदाजा है। दूसरी जानिब जमीयत उलमाए इस्लाम को भी इस बात का इदराक हो चुका है और जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकने कौमी असम्बली जनाब नूर आलम खान साहब ने ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया कि उन्होंने खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है और उनको इस बात का मशवरा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस हद तक आगे ना बढ़ें कि जनाब आपका वोट बैंक जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो एंटी PTI वोट बैंक है। और अगर आप अपने आप को प्रो PTI या PTI के अलाई के तौर पर पोर्ट्रेट करना शुरू होंगे तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और उन्होंने नूर आलम खान साहब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उन्होंने मौलाना साहब को इस बात का भी मशवरा दिया है कि किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट्स का सोचना भी ना। तो इन दोनों शख्सियात यानी सलमान अकरम राजा साहब और जनाब नूर आलम साहब, इन दोनों की तरफ से ये जो बयानात सामने आए हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी हलचल शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पॉलिटिकल ओरिजिन के बिल्कुल ऐन मुताबिक बिल्कुल आइसोलेट होकर बगैर किसी इत्तेहादी के सियासत करेगी। और उनका ये मानना है कि इसी सियासत का उनको ना सिर्फ फायदा होगा बल्कि इसी सियासत की बेस के ऊपर वो अपना खोया हुआ मुकाम भी हासिल करेंगे। और इसी इंटरव्यू में जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात का भी इतराफ किया है कि वो मुस्तकबिल के अंदर एक नया जो एजिटेशनल मूवमेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 3 एहतजाजी जलसों का ऐलान किया गया है। पहला एहतजाजी जलसा पेशावर में होगा 1 नवंबर को, दूसरा एहतजाजी जलसा होगा कोयटा में और तीसरा एहतजाजी जलसा होगा कराची के अंदर। और इस तरह नवंबर के अंदर ये 3 एहतजाजी जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और उनका मानना यह है कि इन 3 एहतजाजी जलसों से वो इमरान खान साहब की रिहाई की जो है वो बुनियाद रखेंगे। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया कि ये तो अपोजिशन की जमातें हैं ना जनाब जो एक दूसरे के साथ सींग फंसाती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी जानिब ये जो हुकूमती हलके हैं ये भी हमें कुछ ज़्यादा अचानक तेज़ी के साथ सरगर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि मुझे इस बात का गुमान नजर आ रहा है कि वो तमाम लोग मुनकर नकीर नहीं होते फरिश्ते जो हमारे दाएं बाएं बैठते हैं, किताबें आदमी रजिस्टर रखे होते हैं, वो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। आजकल जो ज़मीन के ऊपर जो ये मुनकर नकीर है ना ये छोटे छोटे कैमरे छोटे छोटे माइक से हैं जो या मोबाइल फोन्स के अंदर मुख्तलिफ जो छुपे हुए सॉफ्टवेयर्स हैं उनके जरिए ये मुनकर नकीरी का आजकल काम हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी मुनकर नकीर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर हुकूमत को इस बात का इशारा दिया है कि पायन ध्यान नाल कोई नई खिचड़ी पक रही है और इस नई खिचड़ी से आपको अपने आप को महफूज रखना है। और शायद मुमकिन तौर पर अभी तो देखें ये अभी चीजें थोड़ी थोड़ी खुलनी है, अभी जब खुलेंगी तो पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अलबत्ता गवर्नमेंट का रिएक्शन इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट को एक मर्तबा फिर अदलिया से ही खतरात लाहक हैं। अगर ऐसा ना होता तो राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी टॉक शो में इस बात का मेरे से शायद शहजाद इकबाल के साथ इंटरव्यू में इस बात का इजहार ख्याल ना करते कि टॉप 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। 2 के ऊपर उन्होंने कहा कि इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसकी हुकूमत सख्त तरीन मुखालफत करेगी, यानी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब। और उनका ये मानना है कि ये दोनों जजेस जो है ये सियासी भी हैं और मुतनाज़ा भी हैं। जबकि याही अफरीदी साहब के बारे में उनका ये कहना था कि याही अफरीदी साहब एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और उनको सियासी मामलात में आकर अपने आप को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेंगे, बल्कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार करेंगे। और जनाब इन्होंने भी जियो को इंटरव्यू दिया है, सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया।
اب اگر ایاز صادق صاحب اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کوئی ایکشن لوں گا لیکن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اگر نظر ثانی کا فیصلہ بھی حکومت کے خلاف آیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ اراکین اسمبلی ہیں، ان کو پی ٹی آئی کا تصور کیا جائے، تو یا ان کو مخصوص نشستوں کے حامل اراکین کو اسمبلی میں داخل ہونے کا جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے، تو اس صورت میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کو نہ تسلیم کریں گے، نہ ہی ان کے اراکین اسمبلی کو جو ہے وہ جو مخصوص نشستوں پر الیکٹ ہوں گے ان کو پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے دیں گے، اور نہ ہی ان سے حلف لیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جس کے بعد جو لڑائی ہے وہ ہم نے نیکسٹ لیول پر جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس انٹرویو میں ایاز صادق نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو چکی ہے اور اب ایوان اعلیٰ عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ اب قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے عدالتوں کو سننا شروع کر دیا تو ایسے بہت سے فیصلے ہیں جن کے اندر عدالتوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، لہذا ہم عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن ہی مجاز اتھارٹی ہے۔ اب یہ والا بھی ان کا جو نقطہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے زیادہ الیکشن کمیشن کی رائے کو احترام دیں گے، اور یہ اس بات کی طرف بھی ممکنہ طور پر میرا خیال ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ہوگا، یعنی وہ ان 41 اراکین کو پی ٹی آئی کا رکن بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور سنی اتحاد کونسل کو تو ویسے ہی کلٹی کرا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے متفقہ فیصلے میں۔ 13 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تو کم از کم متفقہ ہے کہ ایس آئی سی مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے، لہذا یہ جو 41 نشستوں کے پرپورشن سے مخصوص نشستیں ملیں گی یہ باقی جماعتوں کو تقسیم ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو صرف 39 سیٹس کے اوپر ہی مخصوص نشستیں اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے الاٹ کی تو صرف یہی ہوگا۔ البتہ یہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ پھر یہ جو جس ہم کہہ سکتے ہیں چنمن سی شروع ہوئی ہے، یہ جو چہ مگوئیاں سے شروع ہوئی ہیں، یہ جو سڑسڑاہٹ سی شروع ہوئی ہے، 27ویں ترمیم کا ذکر شروع ہو گیا، عدالت کے ساتھ لڑائی کا ذکر شروع ہو گیا، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر شروع ہو گیا، کون بینچ میں شامل ہوگا کون بینچ میں شامل نہیں ہوگا، یہ والی جو تکرار شروع ہو گئی ہے، یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو ہنگامہ اس وقت برپا ہے یہ اچانک نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ راز اب کچھ زیادہ دیر راز نہیں رہے گا۔ ان قریب ہم نے ان تمام جو ایشوز ہیں یا یہ جو پس پردہ کی جو موومنٹ ہو رہی ہے ان حکومتی اقدامات کی، وہ بھی سامنے آئیں گے اور پھر پتہ چلے گا جناب کہ اصل اسٹوری کیا ہے۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔